नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखें यार, आज हम लोग सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे और इस सेट का पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग सेट जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आ जाए सवाल पे। देखें यार, एम का मान कुछ दिया, एन का मान दिया और हमसे सवाल बोला एम और एन के बीच में क्या रिलेशन पॉसिबल है। देखिए यार, एक छोटा सा सवाल, ऐसे तो आप लोग कर ही लेंगे पर एक छोटा सा सवाल देखिए। जैसे सपोज ए बराबर दे रखा है 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, रिपीटिशन इनफाइनाइट तक है। सिमिलरली बी बराबर दिया है 6 माइनस, यहाँ पे माइनस है, सॉरी माइनस है, 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस इनफाइनाइट तक रिपीटिशन है। आप सॉल्व कर लेंगे यार। 6 का ऐसा दो फैक्टर कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का। 6 का ऐसा दो गुणनखंड कौन, ताकि उन दोनों गुणनखंडों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 1 का। तो आप बोलेंगे सर जी 3 और 2, डिफरेंस कितने का है 1 का, यहाँ भी 6 है तो 3 और 2। अब यार आप सभी को ये पता है कि रूट के अंदर अगर प्लस प्लस करके दिया है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर, यानी ए का मान कितना 3, और रूट के अंदर अगर माइनस माइनस करके दिया है तो छोटा वाला गुणनखंड यानी कितना 2, ए का मान 3 और बी का मान 2। क्लियर है ना बात यार। अगर डिजिट सेम है और केवल साइन का अंतर है, प्लस प्लस रहे तो बड़ा वाला, माइनस माइनस रहे तो छोटा वाला, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का होना चाहिए 1 का। आप यहां से भी देख सकते हैं कि ए का मान है 3, बी का मान 2 है। तो आप बताएं यार ए और बी के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ए और बी के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 होगा। हमेशा कितने का होगा 1 का होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब आ जाए यार इस सवाल पे देखें। एम का मान दिया रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 इनफाइनाइट तक। तो मेरे भाई आप बताएं 5 का ऐसा दो गुणनखंड कौन, ताकि उन दोनों गुणनखंडों के बीच का डिफरेंस बनो। 5 का ऐसा दो फैक्टर जिनके बीच का डिफरेंस बनो। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कोई भी फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो आपको इस सवाल को बेसिक करना पड़ेगा। बेसिक करिएगा, एम का मान कुछ आ रहा होगा। क्लियर है। पर बेसिक करने का जरूरत है नहीं। यहां पे हमसे बोला एम और एन के बीच कंपैरिजन केवल पूछा है। तो आप बताएं यार, सॉल्व करके एम का मान कुछ आ रहा होगा, पता नहीं क्या आ रहा होगा, पॉइंटों में कुछ आ रहा होगा। फिर एन का मान क्या आ रहा है ये नहीं पता, पॉइंटों में कुछ आ रहा होगा। लेकिन हमको ये पता है कि एम और एन का सर जो भी मान आ रहा होगा ना, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहना है 1 का रहना है। एम और एन का जो भी मान उसके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा 1 का रहेगा। तो किस ऑप्शन में देख लें यार, ऐसा है 1 बाएं साइड रखे है तो m माइनस एन, 1 को इधर लाइए -1 बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी। समझ गया ना बात। अगर डिजिट सेम है और साइन का डिफरेंस है तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 1 का होगा। ऐसा नहीं कि सॉल्व करने लग जाइएगा। सिंपल कंपैरिजन बोला तो m का कुछ मान आ रहा होगा, पता नहीं, n का कुछ मान आ रहा होगा, पता नहीं। पर ये पता है कि m और n का जो भी मान आ रहा होगा ना, उसके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहना है 1 का रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था यार ये। देखें यार, ये सवाल तो आप लोग कर लेंगे। P का मान दिया है और इसका मान पूछा। तो देखें यार, कुछ करना नहीं है, सिंपल अंदर देखिए। रूट के अंदर अगर आखिरी में +1 है, बेसिक तो कर ही लेंगे। रूट के अंदर अगर आखिरी में +1 है तो इसमें 1 जोड़ करें सर। तो 124 में 1 जोड़िएगा 125, ऑप्शन नंबर डी। रूट के अंदर अगर आखिरी में -1 होता तो 1 घटाकर, और अगर आखिरी में +1 है तो 1 जोड़कर। देखिए मेरे भाई, x का मान दिया, y का मान दिया। हमसे बोला x³ प्लस y³ क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला तो आप सभी को पता है ही, x प्लस y का होल क्यूब -3xy इंटू x प्लस y। क्लियर है बात। अब देखें यार, इसको करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए x प्लस वाई, क्लियर है बात, और एक चाहिए x इंटू वाई, x प्लस वाई और x इंटू वाई। आप बताएं यार, अगर x प्लस वाई हम निकालना चाहें, आपको x का मान इसने दे रखा है, y का मान भी दे रखा है, तो अगर इन दोनों को जोड़िएगा, आप सभी को पता है, जोड़िएगा तो आएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टा
में ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें यार 2 इंटू ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 बट्टा में 3 माइनस 2 1 आ जाएगा नीचे। अब 3 2 5 दूना 10 x प्लस y का मान आ गया 10। अब यार x इंटू वाई बताना आप, अगर इन दोनों को गुना करिएगा तो ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस वाला प्लस से कैंसिल, यानी कितना बचेगा 1। तो मेरे भाई x प्लस वाई भी हमें पता है, x इंटू वाई भी पता है तो आ जाए यार यहाँ x प्लस वाई 10 का क्यू 1000 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस बाई 1 x इंटू बाई 1 x प्लस बाई 10। यार 1000 में से 10 या 30 गया, कितना बचेगा 970। ऑप्शन नंबर डी। देखें यार ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा गंदा है यार, काफी ज्यादा कैलकुलेशन है। कोई नहीं, देखें आ जाए। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, पर सिंपल जो तरीका है वही हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे देखिए यार हमसे बोला x, क्या हो रहा है x माइनस a का होल क्यूब माइनस 1 बट्टा x माइनस a का होल क्यूब। तो यार ये भी फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सपोज a क्यू माइनस बी क्यू पता है ना यार, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ये पता है सबको। तो देखें यार यहाँ x माइनस a का होल क्यूब माइनस 1 बट्टा x माइनस a का होल क्यूब क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर x माइनस a माइनस 1 बट्टा x माइनस a का होल क्यूब प्लस 3ab यानी इसको और इसको गुना करिएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू x माइनस a माइनस 1 बट्टा x माइनस a। क्लियर है बात। अब यार देखें x माइनस a तो सही है, पर 1 बट्टा x माइनस a इसको देखें यार, यहां पर जरा नजरे सामने करें यार। x माइनस a को अगर दाएं साइड ले जाइएगा तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, x माइनस b बराबर 1 बट्टा x माइनस a लिख सकते हैं ना, हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो अब यार x माइनस a माइनस आप बताएं यार 1 बट्टा x माइनस a के जगह 1 बट्टा x माइनस a के जगह क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर x माइनस b, क्या x माइनस b। तो यार x माइनस b है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस पावर में 3 प्लस 3 इंटू x माइनस a, यहां से भी क्या हो जाएगा x प्लस b। अब यार प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, यहां से बच गया क्या, तो आप बोलेंगे सर b माइनस a का होल क्यूब प्लस यहां से भी b माइनस a। क्लियर है बात, बाहर में 3 है। अब देखें यार b माइनस a कहीं ढूंढिए दिया होगा तो आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पे इसने दे रखा है a माइनस b प्लस 5 बराबर 0, तो b को अगर दाएं साइड ले जाइएगा तो प्लस का, a उधर जाएगा तो माइनस का, यानी b माइनस a बराबर क्या बच जाएगा, तो 5, यहाँ से b माइनस a आ गया 5, तो 5 का क्यू 125 प्लस 3 गुना 5 15, तो 125 प्लस 15 140। क्लियर है, अच्छा सवाल था, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार। देखें यार कहा 300 से 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 7 से कटे। देखें यार पहले तो इसका मतलब, जैसे आप एक चीज बताएं, अगर हम बोले 5 से 9 के बीच, ये रेंज दिया है, 5 से 9 के बीच कितनी संख्याएं हैं या कौन कौन संख्याएं हैं, तो आप बोलेंगे सर 5 से 9 के बीच ये रेंज दिया, यानी 5 से 9 के बीच में है 6, 7 और 8। क्लियर है ये बात। तो आप बताएं यार का 300 से 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 7 से कटे। तो मेरे भाई आप बताएं 300 से 700 के बीच बोला, ये रेंज दिया है, 300 से 700 के बीच की संख्याएं कितनी जो 42 से कटे। 300 से 700 के बीच कहने का मतलब हुआ क्या कि 301 से लेकर 699 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 42 से कटे। समझ पा रहे हैं ना इस बीच का मतलब मेरे भाई, 300 से 700 के बीच कहने का
का मतलब हुआ कि 301 से लेकर 699 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 7 कहने का मतलब इन तीनों के एलसीएम अर्थात 42 से कटे। तो मेरे भाई आप बताएं, एक चीज देखें यहां पे, चाहिए यहीं पे समझ लें, 1 से लेकर गौर से समझिएगा, अभी हम समझा रहे हैं इसीलिए, नहीं तो आप लोग तुरंत कर लीजिएगा इसको, उतना लिखना नहीं पड़ेगा। देखें यार 1 से लेकर 699 तक 42 से कटने वाली कुल जितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 699 तक 42 से कटने वाली संख्या जानना चाह रहे हैं तो 42 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दीजिएगा तो 42 एकम 42। क्लियर है ना बात? 42 एकम 42 हो गया 7 2 27 9 279। क्लियर है? तो 7 चौक 28, 7 2 7 28 1 29, 16 ना, तो आप लोग भाग दे लीजिएगा, 16 आएगा। पूर्णांक भाग हमेशा लेना। अब यार 1 से लेकर 699 तक 42 से कटने वाली कुल 16 संख्याएं हैं, हमको चाहिए 301 से लेकर 699 तक। तो मेरे भाई 1 से लेकर 300 तक 42 से कटने वाली संख्या घटा दीजिएगा। गौर से सुनिए, 1 से लेकर 699 तक 42 से कटने वाली कुल जितनी संख्याएं हैं उसमें से अगर 1 से लेकर 300 तक 42 से कटने वाली संख्या घटा दीजिएगा तो शेष जो बचेगा ना मेरे भाई वो 301 से लेकर 699 तक 42 से कटने वाली संख्या बचेगा। तो 300 में 42 से डिवाइड कर दीजिए तो 42 से 7 चौक 28, 8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा 7। तो देखें यार 1 से 699 तक 42 से कटने वाली संख्या है 16, 1 से लेकर 300 तक 42 से कटने वाली संख्या है 7। तो 1 से लेकर 699 तक 42 से कटने वाली कुल जितनी संख्याएं हैं उसमें से 1 से लेकर 300 तक 42 से कटने वाली संख्या घटा दीजिएगा तो शेष जो बचेगा ना वो 301 से लेकर 699 तक 42 से कटने वाला। तो 16 में से 7 गया यानी कितना 9 नंबर। 9 नंबर ऐसे हैं जो 301 से लेकर 699 तक 9 नंबर ऐसे हैं जो कि 42 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। देखें यार का दो संख्या ए और बी का HCF और LCM 1:30 है। HCF और LCM का रेशियो दिया 1:1:30। अब का HCF और LCM के बीच अंतर 493 है। तो यार HCF 1 LCM 30, तो डिफरेंस कितने का 29 का, पर डिफरेंस दिया है कितना 493। मेरे भाई एक यूनिट कितना, तो 29 से कम 29, 29 9 7 63, 17 बार में। तो यार ये हो गया 17 एकम 17, LCM हो गया 17 तिया इक्यावन यानी 510। यार अब आप बताएं दो संख्या का HCF 17 है। आप सभी जानते हैं संख्या जो है HCF से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, HCF से कटता है। तो 2 नंबर का HCF अगर 17 है तो क्या आप नंबर नहीं बता सकते हैं? आप बता देंगे कि सर पहला संख्या हो जाएगा 17A और दूसरा संख्या होगा कितना 17B। यार दोनों संख्या मालूम और दोनों का LCM भी हमको पता है। इन दोनों का LCM होगा कितना 17AB, लेकिन LCM दिया है कितना 510। 17 से काटिएगा तो AB बराबर आ गया 17 तिया इक्यावन यानी 30। मेरे भाई अब यहां से जो रिलेशन आया ना A इंटू B बराबर 30, इस रिलेशन को यूज करके A और B का पेयर बनाइए। तो यार आप बताएं पेयर जब बनाइएगा ना तो A हमेशा 1 से शुरू करना है। तो मेरे भाई ऐसा दो नंबर जिसको गुना करने पर 30 हो, पॉसिबिलिटी लेना है। तो यार A अगर 1 लेंगे तो B कितना 30, तब ना मेरे भाई A गुना 30 होगा। A 2 तो B कितना होगा 15, A 3 तो B कितना 10। समझ पा रहे हैं ना बात को? A 4 तो कटेगा नहीं 30 4 से, A 5 तो B कितना 6। क्लियर है? A 6 तो B कितना 5। यहां से पेयर का मान रिवर्स होने लग जाएगा, तो रिवर्स होने लग जाए लिखना छोड़ दें। अब यार जिस पेयर का HCF 1 हो उसी को सिलेक्ट करिएगा। और ऐसा क्यों कि HCF 1 वाला कोई सिलेक्ट करेंगे, ये चीजें आप सभी को पता है। ना पता रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आगे कभी उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखें यार इस पेयर का HCF 1 है, यहां भी HCF 1, इसका भी HCF 1, इसका भी HCF 1, यानी ये टोटल 4 पेयर पॉसिबल है। सवाल
कहा ए और बी के जोड़ों की संभावित संख्या यानी कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो मेरे भाई 4 पेयर पॉसिबल हैं। क्लियर है बात। चलें आगे। देखिए यार बोला एक क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। कहा क्या, का बॉयज से गर्ल्स का संख्या 20% ज्यादा है। तो बॉयज का संख्या अगर 100 है तो गर्ल्स 20% ज्यादा कितना 120। अब रेशियो लेंगे तो 20 × 100 20 छक 120। बॉयज का संख्या 5 यूनिट, गर्ल्स का संख्या 6 यूनिट। अब सवाल में कहा कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। यार बॉयज है 5, गर्ल्स है 6, तो टोटल स्टूडेंट कितना 11, पर एक्चुअल में दिया है कितना 66। 11 यूनिट 66 तो 1 यूनिट कितना 6। तो मेरे भाई बॉयज का संख्या 30 और गर्ल्स का संख्या 36। यहां तक बात समझ पा रहे होंगे। अब कहा यदि क्लास में 4 लड़कियां और आ जाए तो लड़के और लड़कियों का नया रेशियो क्या होगा। 4 लड़कियां और आ जाए, पहले से थी 36 गर्ल्स, 4 गर्ल्स और आ गई तो अब टोटल गर्ल्स हो गई कितना 40। क्लियर है बात। अब बॉयज कितने मेरे भाई, अगर गर्ल्स आई है तो गर्ल्स का संख्या ना बढ़ेगा यार, बॉयज के संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होना। तो बॉयज अगर पहले 30 था तो अब भी बॉयज कितना 30। रेशियो लेंगे 3:4। ऑप्शन नंबर बी। देखें कहा एक व्यक्ति का 2007 में वेतन जो था 8,80,000 था, जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। तो 2006 में उसका वेतन क्या था। देखें यार दिया गया है कि 2007 में उसका वेतन जो था ये 8,80,000 रुपया था और 2006 का वेतन पूछा हमने माना। देखिए यार एक चीज समझे आप, इसने रिलेशन साफ शब्दों में लिख दिया कि 2007 का जो वेतन है ना वो 2006 के वेतन से 10% ज्यादा। तो आपसे सवाल बोला 2006 में वेतन कितना, सपोज 100 रुपया था। अब कहा 2006 के वेतन से 10% ज्यादा, 10% ज्यादा यानी 11/10 जो है उसका 2007 का वेतन है। तो 11 से काट लीजिए, 11 × 8 = 88। 8 पर कै जीरो 4 जीरो, क्रॉस करिएगा तो 10 से गुना करेंगे तो 8 पर कै जीरो चिपक जाएगा 5 जीरो। ऑप्शन नंबर बी। देखें कहा एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष का 1/3 यातायात पर, यदि वह 4500 मासिक बचाता है जो भोजन तथा यातायात पे खर्च करने के बाद बचे रुपयों का आधा है, तो मासिक वेतन क्या है। देखिए यार उसका मंथली इनकम सपोज 100 रुपया है। क्लियर है। अब का मासिक वेतन का 40% भोजन पे खर्च करता है तो 40% का फ्रैक्शन कितना, तो 2/5। अब 40% भोजन पे खर्च कर दिया, हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसके पास अब शेष बचा कितना। तो आप कहेंगे सर 5 में से 2 खर्च कर दिया तो अब शेष बचा है कितना 3/5, यानी टोटल इनकम का इतना भी शेष बचा है, इतना पैसे शेष बचा है। क्लियर है बात। अब आगे कहा शेष का यानी गुना 1/3 यातायात पे, 1/3 यानी 1/3। कहा 1/3 यातायात पे खर्च किया यानी 3 में से 1 यातायात पे खर्च कर दिया, 1 यातायात पे खर्च कर दिया तो शेष बचा कितना 2/3। यानी यार इन दोनों मदों पे खर्च करने के बाद टोटल शेष बचा है इतना रुपए उसके पास शेष बचे हैं। अब सवाल में कहा है कि उसके पास शेष 4500 रुपया बचा है जो कि भोजन और यातायात पर किए गए खर्च के बाद बचे रुपयों का, इन बचे रुपए ये जो 4500 रुपए है ना मेरे भाई, इन दोनों मदों पर किए गए खर्च के बाद जो शेष रुपए बचा इसका आधा है, कितना 4500। क्लियर है बात। अब यार देखिए कटता है तो काटने 2 से 2, 3 से 3, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 0, 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 2, 22, 22,500। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए बात। चले अब
का 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 है। क्लियर है। का 3 लीटर पानी और मिला दें तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत। देखें यार, का 15 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और वाटर के मात्रा का रेशियो है 1:4। कहने का मतलब मिक्सचर में अल्कोहल का मात्रा है 1 यूनिट और वाटर का मात्रा है 4। अल्कोहल 1, वाटर 4, तो टोटल मिक्सचर कितना 5 यूनिट पर दिया है कितना 15 लीटर। 5 यूनिट 15 लीटर, तो मेरे भाई 1 यूनिट कितना 3 लीटर। 1 है 3, तो अल्कोहल का मात्रा कितना हो गया 3 लीटर और वाटर का मात्रा 3 चौक 12 लीटर। अल्कोहल और वाटर का एक्चुअल जो मात्रा है वो हमने पता कर लिया। अब सवाल में कहा यदि इस मिक्सचर में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, गौर से सुनिएगा, कहा 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत। दो देखें यार, वाटर था पहले से 12, 3 लीटर और मिला दिए तो नया मिक्सचर में वाटर हो गया कितना 15 लीटर। अब आप बताएं यार, अगर वाटर मिलाए हैं तो क्या अल्कोहल के मात्रा पर कोई परिवर्तन होगा? आप बोलेंगे सर नहीं, वाटर मिलाए तो वाटर का मात्रा बढ़ेगा पर अल्कोहल कांस्टेंट रहेगा, यानी पहले अगर 3 था तो अब भी कितना रहेगा 3। तो आप बताएं यार, नया वाला जो मिक्सचर है उसमें अल्कोहल है 3 लीटर, वाटर है 15 लीटर, तो टोटल मिक्सचर हो गया कितना लीटर? तो आप बोलेंगे सर 18 लीटर। और यही सवाल हमसे पूछा कि नए वाला मिक्सचर में यानी इस 18 लीटर में अल्कोहल कितना। तो मेरे भाई नया वाला मिक्सचर में अल्कोहल है कितना 3 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना में 18 में, परसेंट तो 100 से गुना 3 छक 18, 2 तिया 6, 2 से 50, 50/3 यानी 16 सही 2/3%। क्लियर है ना। तो ये चीजें सही आप ऐसे भी कर सकते हैं, या एक तरीका और है यार इसको करने का, अगर आप इतना ना करना चाहें तो एक तरीका सिंपल सा है पर इसमें भी कोई बुराई है नहीं। कहा है 15 लीटर के मिक्सचर में अल्कोहल और वाटर के मात्रा का रेशियो है 1:4, तो टोटल मिक्सचर 5 दिया है कितना 15, तो 1 बराबर कितना 5, या फिर ऐसे देख लें यार। आप बताएं 3 लीटर पानी इसमें मिलाया, 3 लीटर पानी मिलाया, अगर पानी मिलाए हैं तो अल्कोहल कांस्टेंट रहेगा ना मेरे भाई, यस। तो आप बताएं 15 लीटर के मिक्सचर में पहले अल्कोहल था कितना? तो आप बोलेंगे सर अल्कोहल है 1, टोटल मिक्सचर कितना में? तो अनुपातिक योग बट्टा में। क्लियर है बात। अब यार 3 लीटर वाटर मिला दिए तो नया वाला मिक्सचर हो गया कितना 18। अब यही सवाल पूछा कि इस नए वाला मिक्सचर में अल्कोहल का प्रतिशत कितना, तो हमने सब मान लिया कि X%। कितना अल्कोहल X%। यार ये पुराना वाला में अल्कोहल का मात्रा, ये नए वाला में अल्कोहल का मात्रा, अल्कोहल है या आपस में बराबर। अब देखें यार 5 तिया 15, 3 छक 18, 2 तिया 2 से 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा मेरे भाई तो x बराबर क्या आ जाएगा 50/3, 50/3 यानी 16 सही 2/3%। क्लियर है। तो दोनों अच्छा है, जिससे आप करना चाहें आराम से कर लेंगे। देखें यार, ये सच में यार ये बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कहा एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। देखें यार टोटल वोटिंग, ये सवाल वोटिंग वाला सवाल में हमेशा टोटल 100 ही मान लीजिएगा, क्योंकि टोटल कहीं भी वोटिंग होना होता है, सभी लोगों को वोट है, जो भी 18 से ऊपर है सबको वोट देने का अधिकार है। हमने मान लिया टोटल वोटिंग होना था 100 यूनिट। कितना यूनिट 100 यूनिट। देखें यार चीजें हम जब भी मानते हैं ना तो या तो एक्स के फॉर्म में मानते हैं या फिर यूनिट के फॉर्म में मानते हैं। ऐसा नहीं कि टोटल वोट 100 मान लिए तो 100 मान लिए तो सवाल यही पे खत्म हो गया। नहीं 100 नहीं 100 यूनिट। टोटल वोट कितना 100 यूनिट का 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया तो मेरे भाई वोटिंग हुआ कितना, तो आप बोलेंगे सर जी 90 यूनिट। क्लियर है। अब कहा 60 मतदाताओं ने अपना मत पत्र जो है खाली छोड़ दिए। मत पत्र खाली कहने का मतलब हुआ कि 60 वोट इनवैलिड हो गया। 60 वोट क्या हो गया इनवैलिड हो गया। तो मेरे भाई वैलिड वोट कितने रहे तो आप बताएं। वोटिंग हुआ कितना 90। क्लियर है बात 90 यूनिट। उसमें से 60 वोट इनवैलिड हो गया तो इनवैलिड घटाइएगा तो क्या वैलिड वोट 30 आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते मेरे भाई। आप इस चीज को नहीं घटा सकते। इस चीज को आप समझिए क्यों नहीं घटा सकते यार मेरे भाई। यहाँ पे ये जो 90 है ये रियल वैल्यू नहीं है, ये हमने माना
घटाना है, ये 90 यूनिट है और ये 60 रियल वैल्यू है, तो आप इसको घटा नहीं सकते। आप बताएं यार, x में से 5 घटा सकते हैं? आप बोलेंगे सर नहीं घटा सकते, आपको इसी फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा। तो देखें यार, उतना दिमाग अगर नहीं काम कर रहा है तो आप सिंपल कर लें, x लगा लें। तो इनवैलिड वोट है 60, इसको हटा देंगे, वोटिंग जितना हुआ उसमें से इनवैलिड वोट घटा दीजिए तो ये वैलिड आ गया। क्लियर है बात यहां तक? अब आगे का, केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मत मिले, विनर को मतदाता सूची का 47% मत मिला। बहुत अच्छा सवाल है। देखें यार, हम लोग क्या जानते हैं कि विनर और लूजर को जो वोट का बंटवारा होता है ना, वो वैलिड वोट में से होता है कि वैलिड में से इतना विनर को मिल गया और वैलिड वोट में से इतना, जितना पढ़ने थे उसमें से जितना पढ़े और जितना पढ़े उसमें से इनवैलिड को हटाकर जो सही वोट बचा ना, जो वैलिड वोट बचा उसमें से कुछ विनर को और कुछ लूजर को मिल जाता है। उसके वोटिंग के हिसाब से कुछ विनर ले गया, कुछ लूजर ले गया। क्लियर है ना? लेकिन इस सवाल में क्या कहा, गौर से देखिएगा, कहा विनर को मतदाता सूची के, मतदाता सूची कहने का मतलब हुआ कि टोटल जितने वोटिंग होना था ना उसका 47% विनर ले गया। तो टोटल 100 यूनिट वोट पड़ने थे और इसका 47% यानी 47x विनर ले गया। तो आप बताएं लूजर को कितने वोट मिला होगा? तो आप बोलेंगे सर जितना वैलिड वोट है उसमें से विनर का घटा दीजिए, लूजर का आ जाएगा। तो 90x में से 47x गया कितना? 43x, माइनस का 30। क्लियर है साहब? जो निकालना चाह रहे थे, जो जो चीजें पॉसिबल है निकालना, हम लोगों ने निकाल लिया। टोटल वोट 100x, वोटिंग हुआ 90x, वोटिंग जितना हुआ उसमें से, देखें यार यहाँ पे फिर मिस्टेक होता कैलकुलेशन में, 60 है, इनवैलिड वोट कितना है? 60 वोट इनवैलिड है, तो यहां से 60। ये सब चीज ध्यान जरा आप लोग रखा करिएगा। अब कहा यार कि देखें, का विनर जो है 308 मत अधिक लाया, यानी कि 308 मतों से जीत गया। तो आप बताएं यार, जीत या हार कैसे डिसाइड होता है? हम जैसे बोले कि एक आदमी लाया है 1000 वोट और दूसरा आदमी लाया है 800 वोट, तो आप कहेंगे सर 1000 लाने वाला जीत गया, कितने वोटों से जीत गया? तो 1000 में से 800 गया, सर 200 वोट से जीत गया। तो हार या जीत कैसे डिसाइड होता है? तो आप कहेंगे कि सर विनर में से अगर लूजर का वोट घटाइएगा तो ये डिसाइड हो जाएगा कितने से जीता। क्लियर है? तो विनर का वोट है मेरे भाई 47x, माइनस लूजर का वोट है 43x माइनस 60, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बराबर में 308। क्लियर है बात? अब यार 47 में से 43 गया 4x, 60 उधर जाके घटेगा तो 8 4 2। अब 4 से काटिए तो x बराबर 4 6 24 4 2 8, x बराबर 62। x अगर 62 है तो का मतदाताओं की संख्या, तो टोटल कितने वोट हैं? 100x, तो 100 गुना 62 यानी 6200। क्लियर है? अब अगर ये पूछता कितने वोटिंग हुआ, कितना वोटिंग हुआ, तो 90x, जो पूछता आप निकाल सकते थे। देखें यार, ये भी बहुत अच्छा सवाल है यार। आज के सेट में सब अच्छे सवाल हैं यार, बहुत अच्छे सवाल हैं। का एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। का अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 50% अधिक है। 50% का फ्रैक्शन 1/2, यानी अंकित मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य अगर 2 है तो अंकित मूल्य 1 के अधिक कितना होगा? 3। अब आगे कहा कि जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया और विक्रय मूल्य को भी 20% बढ़ा दिया गया तो लाभ 2 गुना हो जाता है। यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपया है तो वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए यार, एक्चुअल जो एमपी है, मार्क प्राइस है, वो दिया है 300 रुपए। अंकित मूल्य 300 रुपए, यानी 3 यूनिट 300 तो 1 यूनिट 100, 1 यूनिट 100 तो 2 यूनिट कितना? 200 रुपया। अब का यार यहाँ देखें, विक्रय मूल्य पूछा है और विक्रय मूल्य से रिलेटेड डाटा ये का विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए तो लाभ 2 गुना होता है। विक्रय मूल्य को अगर 20% बढ़ा दीजिएगा ना तो लाभ 2 गुना हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई? आप बताएं यार लाभ कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे सर जी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो मेरे भाई विक्रय मूल्य, इनिशियल विक्रय मूल्य पूछा है, हमने मान लिया इनिशियल विक्रय मूल्य 100 रुपया है।
क्रैमुल है 200, तो बिक्रैमुल में से क्रैमुल निकाल दिए तो ये आ गया प्रॉफिट। क्लियर है बात। अब आगे सवाल में कहा कि यदि बिक्रैमुल को 20% बढ़ा दें तो लाभ 2 गुना हो जाता है। तो मेरे भाई आप बताएं न्यू प्रॉफिट क्या होगा। तो आप कहेंगे सर बिक्रैमुल से क्रैमुल घटा दीजिए। तो बिक्रैमुल नया वाला कितना 20% बढ़ा दिया, 20% यानी 20 25 1/5, वृद्धि किया है तो 6/5, यानी नया बिक्रैमुल हो गया 6x/5। बिक्रैमुल में से क्रैमुल को घटा दीजिए तो ये नया प्रॉफिट आ गया। और अब सवाल में कहा कि नया प्रॉफिट 2 गुना हो जाता है, यानी पहले 1 था ओरिजिनल तो अब 2 गुना यानी 2 हो गया। क्लियर है, बस यही लिखना था, ये लिख लिए काम हो गया। अब यार क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x - 400 बराबर 6x/5 - 200। ये वाला इधर आके घटाइएगा तो 5 दूना 10 में से 6 जाएगा कितना 4x/5। 400 इधर आएगा प्लस का तो -200 + 400 कितना +200। 4 से काट दीजिए 50 बार में तो x बराबर 5 5 25 250। ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी इस वाला डाटा को तो आपने कोई यूज नहीं किया। मेरे भाई ये सुपरफ्लुअस है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है ना यार। आपको क्रैमुल पता चल गया, बिक्रैमुल निकालना है, हमने बिक्रैमुल x मान लिया, प्रॉफिट में कंपैरिजन किया है तो हमने नया वाला प्रॉफिट और पुराना प्रॉफिट निकाल के कंपैरिजन कर लिए। तो अंकित मूल्य बढ़ जाए घट जाए उससे तो कोई मतलब है नहीं, हमको बस क्रैमुल लाभ के लिए क्रैमुल और बिक्रैमुल को देखना है। अंकित मूल्य में क्या चेंज हो रहा है नहीं हो रहा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अर्थात ये सुपरफ्लुअस डाटा था, इसका इस सवाल में कोई यूज नहीं है। समझ गए ना बात। चलिए आगे देखिए यार, कहा एक्स ने एक घर बाई को 5% लाभ पर बेचा जिसका कीमत 1,50,000 है और बाई ने वापिस वह घर एक्स को 2% हानि पर बेच दिया। फिर इस पूरे लेन देन में क्या चेंज हुआ। तो देखिए यार, इस सवाल को करने से पहले बहुत अच्छा सवाल है, ये भी एसएससी का पूछा हुआ है। इस सवाल को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए यार, जैसे मान लें हमने बोला ए ने कोई कलम या कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदा। क्लियर है बात। इसने बी को 10% लाभ पर बेच दिया। ऐसे सवाल बोलेगा ए ने कोई वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचा। ए जो है 10% लाभ पर बी को बेचा और बी वापिस उस वस्तु को 10% हानि पर ए को दे दिया। तो इस पूरे लेन देन में क्या चेंज हुआ। क्या चेंज कहने का मतलब ए को टोटल कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ या फिर बी को कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ, ये पूछेगा कि क्या चेंज हुआ। कहने का मतलब ये हुआ। और ऐसा नहीं कि 10% लाभ हानि, कुछ भी देगा, 20 25 30 कुछ भी दे देगा। क्लियर है बात। तो आ जाए, फिलहाल सवाल में ये बोला कि ए ने कोई वस्तु 100 में खरीदा, इसने 10% लाभ पर बी को दिया। तो यार देखें 100 में खरीदा, 10% लाभ पर बेचा, तो 100 का 10% कितना 10 का लाभ लिया तो बेचा होगा कितना में। आप बोलेंगे सर जी 110 में। क्लियर है, ए ने 110 में बेचा तो बी ने 110 में खरीदा, अर्थात बी का क्रय मूल्य हो गया 110 रुपया। क्लियर है यहाँ तक। अब का बी ने वापिस इस वस्तु को 10% हानि पर ए को दे दिया, बी वापिस 10% हानि पर ए को दे दिया। तो मेरे भाई आप बताएं 110 का 10% कितना होगा। तो 11 रुपए का हानि। तो 110 में खरीदा, 11 का हानि कमा कर बेच रहा है, यानी कि बी कितना में बेच दिया 99 में। क्लियर है बात। अब एक चीज आप बताएं, हम आपसे पूछे कि ए को टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे कि सर देखिए ए जो है बेचते समय 10 रुपए का लाभ कमाया, सामान को 100 में खरीदा 110 में बेच दिया, यानी कि उस सामान पर बेचते समय 10 का लाभ कमाया। मानते हैं बात। अब मेरे भाई वही 100 रुपए वाला सामान जो था जिसको ए ने बेचा था, उसी को उसने 100 रुपए वाले सामान को खरीद लिया कितने में 99 रुपए में। तो मेरे भाई आप एक चीज बताएं, 100 रुपए का कोई चीज है, आप 99 में घर लेकर आ गए तो कहिएगा ना कि सर 1 रुपया कमे में खरीद लिए। 100 का चीज था हम 99 में ले आए, यानी 1 रुपया कम में खरीद लिए, यानी 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो मेरे भाई खरीदते समय 1 रुपया का प्रॉफिट कमाया, तो टोटल कितना, बेचते समय 10 का, खरीदते समय 11 का, यानी ये टोटल कितने का प्रॉफिट कमाया 11 रुपए का। अब बताए बी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो आप कहेंगे सर बेचारा बी को लॉस हुआ है, कितने का, तो 11 का। 110 में खरीदा 99 में बेचा, यानी 11 का लॉस। तो मेरे भाई हम यहां से ये चीज आपको बताना चाह रहे हैं
कि इस तरह के सवाल में, चेंजिंग वाले सवाल में, एक को जितने का लाभ होगा ना, निश्चित ही दूसरे को उतना हानि होगा। जैसे बी को 11 का हानि लॉस हुआ है तो ए को 11 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी एक को जितने का लॉस, दूसरा को उतने का प्रॉफिट होगा। क्लियर है ना बात। एक और छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लिया यार ए जो है कोई सामान 5,000 रुपए में खरीदा, क्लियर है, इसने 20% लाभ पर बी को दे दिया, तो 5,000 का 20% कितना, 1,000। 1,000 लाभ यानी कि बी को दिया कितने में, तो आप बोलेंगे सर जी 6,000 में। ए ने 6,000 में सामान को बेच दिया, अर्थात बी ने 6,000 में खरीदा। अब बोलेगा बी जो है वापिस 25% हानि पर ए को दे दिया, तो मेरे भाई 25% हानि पर बेचा, तो आप बताएं 6,000 का 25%, परसेंट से 2 0 25 छक 150, यानी 1 0 और चिपका दीजिए। यानी बी को कितने का लॉस हुआ, 150 रुपए लॉस पर सामान को बेच दिया, यानी कि बी कितने, 6,000 में खरीदा, 150 का लॉस हो गया, यानी बी कितने में वापिस बेच दिया, ए को 4500 में। अब आप बताना ए को टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे कि सर देखिए ए बेचते समय तो 1,000 रुपए का लाभ कमा गया। क्लियर है बात। अब यार 5,000 का जो सामान था वो 6,000 में बेचा, यानी बेचते समय 1,000 का लाभ, और वही 5,000 वाला चीज को वो खरीद लिया 4500 में। तो आप बताएं 5,000 का चीज अगर 4500 में घर लेकर आ रहे हैं, यानी 500 रुपया कम में न खरीद लिए, 500 रुपया कम में खरीद लिए, कहने का मतलब हुआ कि 500 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। तो मेरे भाई खरीदते समय 500 कम यानी 500 लाभ पर खरीद लिया, तो टोटल लाभ ए को कितने का हो गया, 1500 का। बी को टोटल हानि हुआ कितने का, 1500 का। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक को जितने का लाभ होगा दूसरे को उतने का हानि। अगर बी को लाभ होता 1500 का तो ए को 1500 का हानि होता। अगर बी को 1500 हानि हुआ तो ए को 1500 का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्लियर है ना। तो अब जो भी सवाल ऐसा करिएगा तो इतना मत निकालने लगिएगा ये 4300 4500। आप सिंपल ये देख लीजिएगा कि बी को कितने का लॉस हुआ। बी को अगर 1500 का लॉस हुआ, इसका मतलब ए को 1500 का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये सब नहीं निकालना है, ये निकाले फिर कंपैरिजन किए फिर जोड़कर देख ले, उतना नहीं। आप देख लिए कि बी को 1500 का हानि हुआ, इसका मतलब ए को 1500 का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। क्लियर है ना। तो आजा अब ये सवाल आराम से हो जाएगा। देखिए यार एक्स ने घर बाई को 5% लाभ पर बेच दिया। एक्स जो है बाई को 5% लाभ पर बेच दिया और घर का कीमत था 1,50,000। 1,50,000 वाला मकान को एक्स ने 5% लाभ पर बेचा। तो यार 1,50,000 का 5%, परसेंट से 2 0 15 5 7500। 7500 के लाभ पर बेचा, यानी कितना में बेचा, 1,57,500 रुपया में बाई को दिया। मानते हैं बात। अब कहा बाई वह घर वापिस एक्स को 2% हानि पर, बाई 2% हानि पर एक्स को दिया। तो आप बताएं यार इसका 2% निकालेंगे, परसेंट से 2 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 7 14 1 15, 2 5 10 1 11, 2 1 3, यानी कि 3,150 रुपए के हानि पर एक्स को दिया। तो यहां से आप कहेंगे कि सर एक्स को टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, 3,150 का। बाई को टोटल लॉस कितने का हुआ है, तो 3,150 का। बाई को जितने का लॉस, एक्स को उतने का प्रॉफिट। ऑप्शन में एक्स के बारे में दिया या बाई के बारे में दिया, आप बोलेंगे सर एक्स के बारे में दिया, तो एक्स को 3,150 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना। बहुत अच्छा सवाल था, इसको 1-2 बार कर लीजिएगा। बस 2 स्टेप काम करना है, काम हो जाएगा आपका। देखिए यार कहा कोई धनराशि साधारण ब्याज के दर से 3 वर्ष में 800 से 920 हो जाता है। कोई धनराशि है, क्या हो रहा है ये, देखिए यार नीचे लिखते हैं, कहा प्रिंसिपल जो है 800 था, 3 साल में ये हो गया यानी अमाउंट 920। अब सवाल में कहा कि यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में यानी कि सेम टाइम में यानी 3 साल में वह राशि अब कितनी हो जाएगी। तो मेरे भाई आप सभी को पता है रेट क्या होता है, तो एक ईयर में मूलधन पर मिला ब्याज। तो मेरे भाई रेट को 3% बढ़ा दिए, कहने का मतलब हुआ कि अब पहले से प्रत्येक साल 3
3% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। मेरे भाई रेट अगर 3% बढ़ा दिए तो इसका मीनिंग यही ना हुआ यार कि रेट अगर 3% बढ़ा दिए इसका मतलब आप पहले से प्रत्येक साल 3% ब्याज ज्यादा मिलेगा। एक साल में 3% ब्याज ज्यादा मिलेगा तो 3 साल में कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा? तो आप बोलेंगे, कहेंगे सर 3 तिया 9%, एक साल में 3% तो 3 साल में 9% ब्याज ज्यादा मिलेगा। और ब्याज मिलता किस पर है? मूलधन पर। यानी 800 का 9% निकालिएगा, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना रुपया? 72 रुपया अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। पहले अमाउंट होता था 920, अब 72 रुपया ज्यादा ब्याज मिलेगा, यानी अब अमाउंट हो जाएगा कितना? तो 992। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए ना बात? चलें आगे। देखें यार ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, बहुत अच्छा। ऐसा 2 सवाल है, देखिए आराम से समझिए, कॉन्सेप्ट पहले हम समझाते हैं। देखिए यार जैसे आप सभी को पता, एक चीज तो आप सब लोग जानते हैं क्या कि एसआई में प्रत्येक साल का ब्याज इक्वल होता है। साधारण ब्याज के केस में प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रत्येक अगले साल का ब्याज जो होता है वो पिछले साल से ज्यादा होता है। प्रत्येक अगले साल का ब्याज पिछले साल से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? सर कंपाउंड में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जिसके कारण प्रत्येक अगले साल का ब्याज पिछले साल से ज्यादा होता है। पर सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक साल मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। कंपाउंड में भी मूलधन पर ब्याज मिलता है लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जिसके कारण कंपाउंड में प्रत्येक अगले साल का ब्याज पिछले साल से ज्यादा होता है। यह बात सबको पता है। दूसरा चीज कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल का साधारण और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये सबको पता है। तो यार देखें एक चीज, जैसे मान ले यार प्रिंसिपल है 1000 रुपया, कितना रुपया? 1000 या 10,000 मान लेते हैं यार, अपने से मानना है कुछ भी मान लें। रेट है 10%। रेट 10% का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक साल मूलधन पर कितना ब्याज मिलेगा? 10%। 10% यानी 1/10। यार आप एक चीज देखें नजरे सामने यार, जैसे हम चार्ट बना लेते हैं, यह है एसआई भाई मेरे, और ये है सीआई। तो आप बताएं यार कि 10,000 रुपए पर एक साल यानी पहला साल का साधारण ब्याज कितना? आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 10% यानी 1/10 मिलेगा ब्याज, यानी फर्स्ट ईयर कितना ब्याज मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर 10,000 का 1/10 यानी 1,000 रुपया। क्लियर है बा? और पहला साल का एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, यानी पहला साल भी मूलधन पर ही चक्रवृद्धि ब्याज। सेकेंड ईयर आ जाइए मेरे भाई। सेकेंड ईयर एसआई तो प्रत्येक साल का बराबर होता है, अर्थात सेकेंड ईयर का भी साधारण ब्याज कितना? 10,000। क्लियर है बात? अब चक्रवृद्धि ब्याज मेरे भाई, मूलधन पर तो प्रत्येक साल ब्याज मिलेगा ही, यानी 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपया तो ब्याज दूसरे साल मिलेगा ही, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है अर्थात ब्याज पिछले साल के ब्याज पर भी, मूलधन पर तो ये 1,000 मिलेगा ही, पर ब्याज पर भी 10%। तो 1,000 का 10% यानी 1/10 यानी दूसरे साल कितने का ब्याज मिलेगा? तो 100 रुपए का ब्याज। अब आ जाए थर्ड ईयर मेरे भाई। थर्ड ईयर साधारण ब्याज तो प्रत्येक साल बराबर यानी तीसरे साल भी आ जाए। अब आ जाए कंपाउंड में, मूलधन पर तो ये 1,000 मिलेगा ही, लेकिन पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो इसका 1/10 निकालिएगा 100, इसका 1/10 निकालिएगा 100, इसका 1/10 निकालिएगा कितना? 10। क्लियर है ना बात? तो ये चार्ट है जिसको आप सभी लोग जानते हैं। अब एक चीज आप बताना, मैं एक चीज अगर आपसे पूछूं कि ये 100 रुपया क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये 100 रुपया जो है इस 1,000 रुपए पर एक साल का ब्याज है। अब मैं बोलूं कि ये 10 रुपया क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये 10 है, ये 10 इस 100 रुपए पर एक साल का ब्याज है। क्लियर है ना बात? तो आ जाए यार, एक चार्ट डाटा है जिसको आप लोग माइंड में रखिएगा और उससे ऐसे हर सवाल आप आराम से उसको कर सकते हैं, ध्यान में रख के देखें। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, फर्स्ट ईयर का एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई दोनों क्या होगा? बराबर।
सेकेंड ईयर का एसआई तो प्रत्येक साल का बराबर होगा, पर कंपाउंड इंटरेस्ट ए रुपया प्लस इस ए पर 1 साल का ब्याज यानी बी रुपया। क्लियर है बात। अब मैं पूछूं ये बी क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये बी जो है ना सर ये ए पर 1 साल का ब्याज है। अब आ जाए थर्ड ईयर एसआई तो प्रत्येक साल बराबर होगा। अब सीआई क्या होगा, तो आप बोलेंगे ए तो मूलधन पर हर 1 साल मिलेगा ही, पर इस पर 1 साल का ब्याज बी, इस ए पर 1 साल का ब्याज बी, और इस बी पर 1 साल का ब्याज कितना सी। बस ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब बताए फर्स्ट ईयर के एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना, तो आप बोलेंगे सर ये कटेगा तो बचेगा 0। सेकेंड ईयर के एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना, डिफरेंस निकालिएगा, ये कटेगा कितना बी। थर्ड ईयर एसआई और सीआई का डिफरेंस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2b प्लस कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। क्लियर है ना बात मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई का डिफरेंस, तो आप बोलेंगे सर 0। सेकेंड ईयर एसआई और सीआई का डिफरेंस तो b, ओनली थर्ड ईयर एसआई और सीआई का डिफरेंस तो 2b प्लस सी। क्लियर है ना बात। चलें आ जाए सवाल पे। कहा किसी धन राशि पर, ये डायग्राम आपको माइंड में रखना है। कहा किसी धन राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के लिए 35 रुपया है। 2 वर्ष के लिए 35 रुपया, तो मेरे भाई पहले वर्ष का डिफरेंस 0, दूसरा सेकेंड ईयर का भी, तो 2 साल का पूरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर b प्लस 0 b का, तो b बराबर दिया है 35। क्लियर है बा। अब कहा तीसरे वर्ष थर्ड ईयर, 3 वर्ष नहीं बोला, थर्ड ईयर का कहा कि डिफरेंस है 77 रुपया, तो मेरे भाई थर्ड ईयर का डिफरेंस कितना, तो आप बोलेंगे सर 2b प्लस सी, पर दिया है कितना 77। क्लियर है बात। अब आप बताएं b का मान 35 है, तो 35 दूना 70, तो c 70 उधर जाके घटेगा, c कितना 7। अब का दर ज्ञात करें। मेरे भाई आप बताएं ये c क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये जो c है ना ये b पर 1 साल का ब्याज है। ये c क्या है, तो ये b पर 1 साल का ब्याज है, यानी कि ये c जो है b पर 1 साल का ब्याज है, यानी 7 रुपया का ब्याज 1 साल में मिला कितना पर 35 पर, तो परसेंट में कितना 100 से गुना, 7 बचे 5 से 20, यानी कितना 20%। बहुत अच्छा सवाल था, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखें यार, आ जाएं। सेम टाइप का ये देखें यार, ये भी उसी टाइप का सवाल है। कहा किसी धन राशि पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 22:7 है। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो मेरे भाई 3 साल पूरे, थर्ड ईयर नहीं बोला, ये थर्ड ईयर ओनली थर्ड ईयर है, ये ओनली सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का है। पूरे 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बोला, तो मेरे भाई डिफरेंस 2b प्लस 2b कितना हो जाएगा 3b प्लस सी। अब 2 साल का डिफरेंस, 2 साल का डिफरेंस, तो आप देखें 2 साल का डिफरेंस, तो b प्लस 0 कितना, तो b, और इनका रेशियो दिया है कितना 22/7। सवाल खत्म हो गया। अब देखें यार b का मान 7 यूनिट, b कितना है 7 है, b बराबर दिया है 7। तो आप बताएं b अगर 7 है तो ये हो जाएगा 7 तिरिक 21, 21 उधर जाके घटेगा 22 में से, तो c बराबर आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा। मानते हैं बात यहाँ तक। अब आप बताएं ये c क्या है, तो आप बोलेंगे सर b पर 1 साल का ब्याज है, यानी कि c यानी 1 जो है ये 7 पर 1 साल में मिला ब्याज है, यानी 1 रुपए का ब्याज मिला 1 साल में कितने पर 7 पर, परसेंट में कितना 100 से गुना, यानी 14/2/7%। 1 साल का जो ब्याज परसेंट होता है वही तो रेट कहलाता है। क्लियर है ना, तो रेट आ गया 14/2/7%। तो बस ये डायग्राम आपको, ये डाटा माइंड में रखना है, 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे भाई। बहुत खूबसूरत सवाल है ये। देखें यार, का 2 बोतल में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है। अम्ल और जल, अम्ल और वाटर के मात्रा का रेशियो दिया है 2:, पहला मिक्सचर में 2:3 और सेकंड मिक्सचर में 1:2। अब आगे कहा इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। इन दोनों मिक्सचरों को 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि पहला मिक्सचर का 1 kg लिए और दूसरा मिक्सचर के 3 kg को लेकर आपस में मिला दिए, और सवाल का मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बना उसमें अम्ल और वाटर के मात्रा का रेशियो क्या होगा। देखिए यार, दोनों मिक्सचर को 1:3 करने का मतलब पहला मिक्सचर का 1 kg और
दूसरा का 3 kg मिलाना है। आप बताएं पहला मिक्सचर का टोटल मात्रा कितना? बोलेंगे सर अम्ल है 2, वाटर है 3, तो टोटल मात्रा हो गया 5। दूसरा में अम्ल है 1, वाटर 2, तो टोटल मात्रा हो गया 3। अब यार पहला का मात्रा है 5, दूसरा का मात्रा है 3, हमको मिलाना है किस रेशियो में? 1:3। पर क्या यहाँ 1:3 का रेशियो है? नहीं है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, 1:3 का रेशियो बनाना पड़ेगा। तो देखें यार आप बैलेंस करना जानते हैं, जो बनाना है 1:3 बनाना, 2:3 जो मर्जी बनाना बन जाएगा, लेकिन पहले इसको इक्वल बनाइए। तो मेरे भाई इक्वल बनाने के लिए सब जानते हैं, ऊपर में 3 से गुना और नीचे में 3 से गुना। इक्वल हो गया 15-15, यानी रेशियो 1:1 हो गया, 1:1 हो गया, बैलेंस हो गया। अब पहला से 1 kg लेना है तो 1 से, दूसरा से 3 kg लेना है तो 3 से। अब पहला में कितना से गुना किया एक्स्ट्रा? 3 से, तो 3 से दोनों जगह, तो 3 दूना 6, 3 से यहाँ तो 3 तिया 9। दूसरा में कितना से एक्स्ट्रा? तो 15 से, तो 15 से यहाँ करिए 15 दूना 30, 15 से यहाँ करिएगा मेरे भाई तो 15। अब का दोनों को मिला दिए, दोनों मिक्सचर को मिला दिए, तो नए मिक्सचर में अम्ल और जल का रेशियो, तो पहला मिक्सचर में अम्ल है 6, दूसरा में 15 मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा? टोटल अम्ल 21। पहला में वाटर है 9, दूसरा में वाटर है 30, दोनों को मिलाए टोटल वाटर हो गया कितना? 39। 3 से काटे 7, 3 से काटिए 13, यानी 3:7:13, ऑप्शन नंबर ए। देखें यार कहा किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स के संख्या में, बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो दिया है 3:2, यानी बॉयज का संख्या 3 यूनिट, गर्ल्स का संख्या 2 यूनिट। का यदि 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो मेरे भाई आप बताएं जितने बॉयज हैं का उनमें से 20% को छात्रवृत्ति मिलता है, तो छात्रवृत्ति नहीं मिलता कितने परसेंट को? तो 80% को। क्लियर? अब जितनी लड़कियां हैं उनमें से 25% को छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितने को नहीं मिलता? तो आप बोलेंगे सर 75% को। अब बॉयज है 3, जितने बॉयज हैं उनमें से 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता, तो 3 का 80% निकालिए। क्या निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। निकाल तो पाएंगे ही, 3 का 80% निकालेंगे, निकल जाएगा, लेकिन डेसिमल में रिजल्ट आ रहा होगा। तो डेसिमल से बचने के लिए दोनों जगह 100 से गुना कर ले। रेशियो है, कर सकते हैं ना मेरे भाई, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो 2 0 दोनों जगह चिपका लीजिए। अब 300 का 80% से 2 0 कैंसिल, यानी 240 बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिलता। 200 का 75%, 150 गर्ल्स को छात्रवृत्ति नहीं मिलता। सवाल में यही कहा कि स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलता। तो मेरे भाई 240 लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिलता, 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता, यानी टोटल कितने स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलता? तो 390 स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलता। 390 बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिलता, टोटल कितने बच्चे में से? 500 में से। परसेंट 100 से गुना, 0 से 0, 5 सत्ते 35, 5 40, 78%। क्लियर है? ऑप्शन बी। देखें यार ये सवाल का, एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण है का, जिसका फल का रस और पानी का मिश्रण है, यानी जूस और पानी का मिश्रण है, जिसका अनुपात 5:6 है। जूस, ब्लैक कर लेते हैं, जूस है और वाटर है, इनका रेशियो है 5:x। क्लियर बात? ये दिया है जूस और पानी का रेशियो क्या दिया है मेरे भाई? 5:x दिया, 5:x दिया। अब आगे कहा कि जब 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो कहा फल और रस क्या अनुपात 1:1 हो जाता है। देखें यार पहले बेसिक तरीका समझ लें, दोनों सेम है, ज्यादा इसमें भी दिक्कत नहीं होना। यार 4 लीटर का मिश्रण था, उसमें 1 लीटर पानी मिला है। मेरे भाई अगर आपने वाटर मिलाया है तो क्या जूस के मात्रा में कोई परिवर्तन होगा? आप बोलेंगे सर नहीं होगा, अतः जूस को लेकर चलिए। आप बताएं मिक्सचर है 4 लीटर, 4 लीटर के मिक्सचर में जूस है कितना? तो आप बोलेंगे सर 5, जूस है 5 यूनिट, टोटल मिक्सचर कितना में? तो अनुपातिक योग बट्टा में 5 + x में। ये आ गया जूस का मात्रा फर्स्ट डाटा से।
इनिशियल वैल्यू। अब कहा 1 लीटर पानी और मिला दिए तो अब मिक्सचर हो गया कितना लीटर, तो आप बोलेंगे सर 5 लीटर। नया वाला मिक्सचर कितना 5। अब इस नए वाला मिक्सचर में जूस है कितना, तो आप बोलेंगे सर नया वाला में जूस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वाटर मिला है, वाटर मिला है तो जूस इक्वल होगा, अर्थात जूस को लेकर चलना है। तो नया वाला में जूस है कितना, तो आप बोलेंगे सर 1। टोटल मिक्सचर कितना में, तो 1 2। अब ये भी जूस का मात्रा, ये भी जूस, दोनों जूस है अतः आपस में बराबर। मेरे भाई 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मानते हैं बात होगा ना यार। अब कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 दूना 8, 5 + x दाएं साइड जाएगा तो x बराबर कितना, 5 इधर आके घटेगा तो कितना 3। क्लियर है बात, ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे बढ़ जाते हैं। देखें यार यहां पे सवाल में थोड़ा सा सुधार कर लेना है। ये ए है, क्लियर। कहा ए और बी एक काम को 10 दिन में, सबसे बन जाएगा ए और बी मिलकर काम कै दिन में, 10 दिन में। बी और सी 15 दिन, सी और ए 20 दिन। क्लियर ना। 10 15 20 का एलसीएम 60, 10 6 15 चौक 20 दिया। क्लियर है। अब का सी अकेले उस काम को कितने दिन में, तो देखें आप अगर इन तीनों को जोड़िएगा तो ए 2 ठो आएगा, बी 2 ठो, सी 2 ठो, अर्थात ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 4 10 3 13। क्लियर है ना। तो 2 अगर दाएं साइड ले आइएगा तो यहाँ बट्टा में 2 आ जाएगा। क्लियर बात। सी के बारे में सवाल बोला, सी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालिएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में जितना काम करता है उसमें से ए और बी का एक दिन का काम घटा दीजिए। 6 घटाइएगा, 2 छक 12, 13 में से 12 गया यानी 1/2। सी एक दिन में 1/2 काम, तो सी पूरा काम कै दिन में, सी के एफिशिएंसी से डिवाइड करिए, 2 ऊपर चला जाएगा तो 60 दूना 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए बात। चलिए आगे फिर, और प्रैक्टिस सेट का करते रहिएगा। आप सोच रहे हैं यार पता नहीं रेगुलर सोच रहे हैं कि सेट भी रेगुलर कराएं, कैसा रहेगा आप लोग जरा कमेंट कर दीजिएगा यार। देखिए कहा 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। 3 पाइप ए बी सी टंकी को कै घंटे में भरेगा, 6 घंटे में। क्लियर है ना बात यार। जैसे मान लीजिए टैंक का टोटल कैपेसिटी है 6 लीटर, पूरा टैंक कितने लीटर का है, 6 लीटर का, और उसको तीनों मिलकर 6 घंटा में भर देगा। यार मेरे भाई आप बताएं, तीनों ए बी सी तीनों मिलकर 6 घंटा में 6 लीटर भर देगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 लीटर। क्लियर है बात। अब कहा एक साथ मिलकर सभी ने 2 घंटे तक काम किया और उसके बाद सी को बंद कर दिया। यार 1 घंटा तक तीनों चला, तो आप बताएं तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना, 1 लीटर, तो 2 घंटा में कितना भर दिया, 2। टोटल भरना है मेरे भाई कितना, 6, जिसमें से 2 भर दिया तो अब शेष बच गया है कितना, 4। अब सवाल कहा सी को बंद कर दिया और बचे हुए टैंक को कहा ए और बी 7 घंटे अधिक समय लगाता है भरने में। अधिक को मेंशन नहीं करना, ये अधिक नहीं है, अधिक रहेगा मीनिंग चेंज हो जाएगा सवाल का। अब कहा शेष भाग को ए और बी 7 घंटे में भर दिया। मेरे भाई एक बार फिर से सुनिए, ए बी सी तीनों मिलकर पूरा टैंक 6 घंटे में भरेगा। टैंक का कैपेसिटी हमने मान लिया 6 लीटर, तीनों मिलकर 6 घंटा में 6 लीटर, तो 1 घंटा में 1 लीटर। अब यार कहा तीनों मिलकर 2 घंटा तक चला, तीनों मिलकर 1 घंटा में 1 लीटर, तो 2 घंटा में कितना भर देगा, 2 लीटर। का सी चला गया मेरे भाई, 6 लीटर टोटल कैपेसिटी है, 2 भर गया तो शेष बच गया रहा है कितना, 4। अब का शेष भाग को ए और बी 7 घंटे में भरता है, ए और बी दोनों मिलकर 4 लीटर कै घंटा में, 7 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना, 7 से डिवाइड कर दिए। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटा में इतना भरेगा। मानते हैं ना बात। अब का सी अकेले उस टैंक को कितने समय में, सी का एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 1 घंटा में जितना काम करता है उसमें से ए और बी का 1 घंटा का घटा दीजिए तो सी का आ जाएगा। सी का 1 घंटा का काम पता है का सी पूरा टैंक कितने समय में, तो सी के एफिशिएंसी से डिवाइड, 3 दूना 6, 2 ऊपर चला जाएगा तो 7 दूना 14। ऑप्शन नंबर ए। देखें यार का एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। मेरे भाई व्यास दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधा यानी 35 सेंटीमीटर। क्लियर।
अब का प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है, तो कार की चाल ज्ञात करें। यार आप बताएं, कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिधि जितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में इतना दूरी, और इसने लगाया है टोटल 1 मिनट में क्या चक्कर, 400 चक्कर, यानी कि 1 मिनट में टोटल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर है ना बात। अब यार देखिए कितना मिनट में, तो आप बोलेंगे सर 1 मिनट में, तो टाइम दिया है 1 मिनट। क्लियर है बात। अब देखें यार 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 35 सेंटीमीटर, यहां मिनट है यार। क्लियर है ना। 1 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं ना 60 सेकेंड, टाइम 60 सेकेंड। चाल पूछा है तो चाल का 2 यूनिट होता है, आप सभी को पता है, 1 किलोमीटर पर आवर और 1 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम सेकेंड में, डिस्टेंस मीटर में चाहिए, तो 35 सेंटीमीटर है, रेडियस मीटर में लाएंगे तो 100 से भागा अगुना 400। अब यार देखें 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 5 35, तो अब ये आ गया 22 5 110, 110 गुना 2 220, ये आ गया डिस्टेंस। अब बोला मेरे भाई की स्पीड निकालिए, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड आ गया मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में बोला तो 18/5 से। अब इसको आप लोग कर लेंगे आगे। क्लियर है ना। और ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, पीडीएफ में तो ऑप्शन रहेगा, ये आप लोग कर लीजिएगा आगे कैलकुलेशन। देखें यार मतलब ये नहीं यार, यहाँ पे 4 छूट गया था यार, क्या क्या होता है पता नहीं चलता, दिमाग कहाँ रहता है। 2 22 दूना 44, 44 5 220, 220 ना, 22 5 2 से 110, 110 गुना 2 220, 220 गुना 4 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 880। तो स्पीड आप लोग निकाल लेंगे अब, 880/60 किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 से गुना, 0 से 0, 6 तिरिक 18, 3 8 24, 3 8 24 2 26/5, तो 5 5 25। क्लियर। 5 5 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 8 40, 52.8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अगर एक नाव 30 किलोमीटर पर आवर के गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर पर आवर के गति से उसी दूरी पर वापिस आती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड, आपको पता है 2 इक्वल डिस्टेंस अगर 2 अलग अलग चालों के द्वारा तय करे तो एवरेज स्पीड बराबर सबको पता है 2 × x बट्टा x प्लस y। तो यार 2 x 30 y है 60 बट्टा में x प्लस y यानी 30 60 है 90। सॉल्व कर लेंगे ना, कर ही लेते हैं यार। देखें 0 से 0, 3 3 9, 3 से 20 दूना 40, ऑप्शन नंबर सी। देखें यार का 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m से प्रारंभ होती है और n है। सवाल थोड़ा सा डाटा अजीब टाइप से लिखा है का 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है जो m से प्रारंभ होती है। कहने का मतलब ये होना चाहिए था डाटा साफ सुथरा कि m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमागत संख्या, तो मेरे भाई पहला m है, तो दूसरा m प्लस 1, तीसरा m प्लस 2, चौथा m प्लस 3, पांचवा m प्लस 4। अब यार आप सभी को पता है ये लगातार संख्याएं हैं तो एवरेज होगा मिडिल टर्म, लेकिन एवरेज दिया है कितना, n। क्लियर है बात। अब आगे सवाल कहा कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत जो m प्लस 2 से शुरू होती है क्या होगी। m प्लस 2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमागत संख्याओं का औसत हमसे पूछा। सवाल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं यार, 1 मिनट। देखें यार m प्लस 2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमागत संख्या, m प्लस 2 से, तो m प्लस 2, m प्लस 3, m प्लस 4, अगला होगा m प्लस 5, फिर m प्लस 6। क्लियर है ना बात। फिर m प्लस 7। यार आप बताएं m प्लस 2 से प्रारंभ होने वाले ये 6 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो लगातार है अर्थात एवरेज मिडिल टर्म होगा, यानी मिडिल में ये 2 नंबर आ रहा है। कौन आ रहा है, ये दोनों आ रहा है। यहाँ से ये 2 नंबर इधर से और 2 नंबर इधर से। क्लियर है ना, 2 इधर से 2 इधर से, तो मिडिल में ये 2 नंबर आ रहा है।
तो अब एवरेज क्या हो जाएगा इसका, तो आप बोलेंगे सर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 2m प्लस 9/2। क्लियर है ना। अब देखें यार n के फॉर्म में रिजल्ट दिया है, तो यहां से आप सभी को पता है ही m + 2 बराबर n है, तो m बराबर क्या हो जाएगा n - 2, तो m के जगह अगर n - 2 रखिएगा तो आ जाएगा ना रिजल्ट यार, सॉल्व कर ही लीजिएगा। 2n - 2 दूना 4 प्लस 9/2, यानी 2n प्लस 5/2, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। देखिए यार कहा 22 संख्याओं का औसत 52 है। बड़ा सवाल है, जैसे जैसे पढ़िए लिखते चलिए। 22 संख्या का औसत 52 है, तो 22 संख्या का टोटल योग कितना, 22 गुना 52। क्लियर है बात। ये फर्स्ट डाटा से 22 संख्या का टोटल योग आ गया। अब आगे का पहले 8 संख्या का औसत 48, 8 संख्या का औसत 48, तो 8 संख्या का योग 8 गुना 48 का। अगले 11 संख्या का औसत 54, तो योग 11 गुना 54। आगे थर्ड डाटा में कहा कि 20वीं संख्या 21वीं से 7 कम है तथा 21वीं संख्या 22वीं से 4 अधिक है। तो यार देखें का 20वीं संख्या जो है 21वीं से 7 कम, 20वीं संख्या 21वीं से 7 कम है। क्लियर है बात। अब का 21वीं संख्या 22वीं से 4 अधिक। मेरे भाई 21वीं संख्या 22वीं से 4 ज्यादा है, 21वीं संख्या 22वीं से 4 ज्यादा, तो इसको उल्टा करके क्या आप नहीं बोल सकते कि 22वीं संख्या जो होगा वो 21वीं से 4 कम होगा। तो 21वीं अगर x है तो 22वीं x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मेरे भाई आप बताएं इन सबों का योग क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस 11। तो यार आप बताएं ये 8 संख्या का योग, ये 11 संख्या का योग, तो 11 और 8 19 संख्या का योग, और ये 3 संख्या का योग है। तो ये सेकेंड डाटा से ये टोटल 22 संख्या का योग नहीं हो गया, ये 8 संख्या का योग, ये 11 संख्या का योग, ये 3 संख्या का योग, तो ये टोटल 22 संख्या का योग। ये फर्स्ट डाटा से 22 का योग, ये सेकेंड डाटा से 22 का योग, दोनों 22 का योग है, अतः आपस में बराबर। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहां से x का मान कुछ आएगा। अब सवाल बोला 20वीं और 21वीं का 22वीं का औसत, तो x का मान पता कर लीजिएगा, तो 20वीं संख्या भी पता हो जाएगा और यहां से 22वीं संख्या भी पता हो जाएगा। और इन दोनों का एवरेज बोला, एवरेज तो दोनों को जोड़कर 2 से क्या करिएगा डिवाइड कर दीजिएगा, हो जाएगा ना। तो चलिए यार आज के बहुत अच्छे सवाल थे आज के सेट में, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और आज के लिए यही तक, थैंक यू, धन्यवाद सर।